So dear students, in this video today I am going to discuss about polysaccharides. Okay, in previous slides I have already discussed about the carbohydrates. In that I have discussed about the monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. So today in this video I will tell you in elaborated manner about the polysaccharides. पॉलीसेक्राइड्स क्या है, ठीक है। जैसा कि मैं अगर आपको याद होगा जब हम लोगों ने पढ़ा था मोनोसेक्राइड्स में सिंगल शुगर्स, डाइसेक्राइड्स मीन्स डबल शुगर्स एंड ओलिगो मीन्स मोर देन 2 और अप्रॉक्स टू 10 एंड व्हेन वी आर टॉक अबाउट पॉलीसेक्राइड्स इट इज कंपोनेंट ऑफ द मोर देन 10 शुगर्स। एक्चुअली क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हाट वी आर कंज्यूमिंग दोज आर मोस्टली दे आर पॉलीसेक्राइड्स। सो टुडे हम लोग देखते हैं कि क्या है पॉलीसेक्राइड्स। ओके, इसके सब कुछ हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस, क्या इनका रोल है। सो जब भी पॉलीसेक्राइड्स का दिमाग में आता है तो हम बात करते हैं स्टार्च का, ग्लाइकोजन का, एमाइलोज का, पेक्टिन का, ठीक है। सो ये सारी चीज़ जो फिगर आप देख रहे हो, आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे क्या है पॉलीसेक्राइड्स हैं। सो चलिए हम देखते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स होता क्या है और करता क्या है। ओके, सो जब भी बात करें हम लोग पॉलीसेक्राइड्स, बेसिकली क्या है कि पॉलीसेक्राइड्स इज ए ग्लाइकॉन्स और polyholocytes. Okay, basically these are the high molecular weight carbohydrates which upon hydrolysis produce many monosaccharides. Okay, जब भी मतलब पॉलीसेक्राइड्स को हम लोग अगर हाइड्रोलिसिस करें तो ढेर सारे मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली दीज आर दी पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड्स ऑफ द सिंपल शुगर्स, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट होता है पॉलीसेक्राइड्स में वो क्या है, डी ग्लूकोज है। जैसे कि डी एंड एल ग्लूकोज, डी मैनोज, डी सेलुलोज, डी अरबनोज एज वेल एज डी ग्लूकुरोनिक एसिड, डी गैलेक्टोरोनिक एसिड, ये सारे क्या हैं, शुगर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं जिससे कि पॉलीसेक्राइड्स बना हुआ होता है। सो बेसिकली दीज आर दी एंड जो मोस्ट ऑफ दीज carbohydrate which are occur in nature are they are the polysaccharides. Okay, so chemically polysaccharides may be distinguished into the homopolysaccharides and heteropolysaccharides. हम लोग जो polysaccharides है वो दो डिवाइड करते हैं, होमो एज वेल एज हेट्रोपोलीसेक्राइड्स। होमोपोलीसेक्राइड्स कौन है, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस ओके इट सिंगल मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। एक तरीके का ही मोनोसेक्राइड्स जो प्रोड्यूस करते हो अपॉन हाइड्रोलिसिस, ओके, उस तरीके के पॉलीसेक्राइड्स को हम लोग होमोपोलीसेक्राइड्स बोलते हैं। और जो अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, उस तरीके के पॉलीसेक्राइड्स को हेट्रोपोलीसेक्राइड्स कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें फंक्शनल एस्पेक्ट्स का तो देन पॉलीसेक्राइड्स इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, ओके, दैट इज न्यूट्रिएंट पॉलीसेक्राइड्स एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स। अगर हम लोग जैसे कि ये तो हमने किस बेसिस पे किया कि केमिकली पॉलीसेक्राइड्स 2 तरीके में बताया हमने कि होमो और हेट्रो में होता है। अगर हम लोग इसके न्यूट्रिएंट बेसिस पे बात करें, फंक्शनल एस्पेक्ट्स की बात करें, ओके, तो ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो वैसे पॉलीसेक्राइड्स जो कि न्यूट्रिएंट में है और डाइजेस्टेबल है, ओके, और कुछ पॉलीसेक्राइड्स ऐसे होते हैं जो इनडाइजेस्टेबल होते हैं, ठीक है, और दे आर इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल फॉर्मेशंस, ठीक है। जैसे कि दीज एक्ट एज द मेटाबॉलिक रिजर्व्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इनुलिन, दीज आर कॉल्ड एज द न्यूट्रिएंट पॉलीसेक्राइड्स और डाइजेस्टेबल पॉलीसेक्राइड्स। उसी तरीके से जब हम स्ट्रक्चरल और इनडाइजेस्टेबल पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं, बेसिकली क्या है कि स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व हैं, ओके, दे सर्व एज द रिजिड मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, जैसे कि सेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन एंड आल्सो hyaluronic acids and chondroitin, these are all the structural polysaccharides। तो आप देख रहे हो कि जो भी मोस्ट ऑफ द जो आप देखते हो जो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हो वो क्या है, दे ऑल कम्स अंडर मोस्टली दे आर दी पॉलीसेक्राइड्स। सो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि होमोपोलीसेक्राइड्स का, जैसा कि मैंने बताया कि अपॉन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस ए सिंगल काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड्स। इसमें जैसे कि अगर ये दोनों तरीके का काम करता है होमोपोलीसेक्राइड्स, ओके, दे सर्व्स एज बोथ स्टोरेज एज वेल एज द स्ट्रक्चरल, ठीक है। स्टोरेज में जैसे आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन एंड स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेक्राइड्स की जब हम बात करते हैं तो वो है जैसे सेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन, ओके, ऑल दीज आर दी स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेक्राइड्स। सो अब हम देखते हैं कि स्टार्च का क्या रोल है।
कि जब ये स्टार्च की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो रिजर्व फूड मटेरियल है जो बेसिकली फाउंड होता है, प्रेजेंट होता है सीरियल्स में, लेग्यूम, पोटैटोज एंड अदर वेजिटेबल, दीज आर ऑल स्टार्च। ओके, सो मोर देन हाफ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इंजेस्टेड बाय ह्यूमन इज स्टार्च। जो ज़्यादातर जो हम लोग यूज करते, कंज्यूम करते, दे आर ऑल स्टार्च। जैसे कि सागो स्टार्च जो है वो ऑब्टेन किया जाता है सागो पाम से, मेट्रोक्साइलॉन रूमफी द एरो रूट फ्रॉम दी मेरेंटा, ठीक है। इसी तरीके स्टार्ची फूड फ्रॉम दी मैनी हॉट, दीज आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्टार्च विच आर प्रेजेंट इन दी प्लांट्स। सो बेसिकली जो ये प्रेजेंट होता है स्टार्च, वो बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड दी प्लांट सेल, ओके, एज ए compact insoluble granules which may be spherical, lens shaped और ovoid which have a distinctly layered structures। जो स्टार्च जो है वो सेल के अंदर, ठीक है, insoluble granules के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो मे भी हो सकता है कि वो स्पेरिकल हो, ठीक है, या लेंस शेप हो, या फिर ओवाइडल इन स्ट्रक्चर्स हो सकता है। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें बेसिकली, तो जो नेचुरल स्टार्च होते हैं कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। बेसिकली जो ये आपने नाम सुनते रह रहे होंगे, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, वो क्या है, इसी के हैं, ठीक है। एक दो तरीके के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है स्टार्च, एमाइलोज एज वेल एज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो बेसिकली जो है वो 15 to 20% कंपोनेंट होता है अगर हम लोग बात करें स्टार्च में, ठीक है। और जो एमाइलोपेक्टिन है इट इज अप्रोक्सीमेटली 80 to 85%। जो एमाइलोज है वो क्या है कि स्ट्रेट चेन है ना, अनब्रांच्ड कंपोनेंट है। एमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच चेन पॉलीसेकेराइड्स होता है। सो स्टार्च फ्रॉम द वैक्सी कॉर्न इज नोटेबल एज इट कंसिस्ट प्रैक्टिकली ऑफ द एमाइलोपेक्टिन कंपोनेंट दैट ब्रिंग्स नो एमाइलोज। सिर्फ जो स्टार्च जो वैक्सी कॉर्न से लिया जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एमाइलोपेक्टिन होता है, वहाँ पे एमाइलोज नहीं होता है। लेकिन बेसिकली जब भी आप स्टार्च की बात करते हो तो वो दो कंपोनेंट्स बने होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन की कम मीन्स ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे अप्रोक्सीमेटली 80 to 85%, वेयर एज एमाइलोज इज प्रेजेंट इन ओनली 15 to 20%। अब हम लोग बात करते हैं एमाइलोज। एमाइलोज करता क्या है अगर हम लोग बात करें, एमाइलोज बेसिकली जो है वो इज ए हाई मोलिकुलर वेट रेंज ऑफ दी 10,000 to 50,000, बहुत ज़्यादा मोलिकुलर वेट होते हैं जबकि 10,000 to 50,000। सो इट मे बी फॉर्म इन प्लांट सेल बाय एलिमिनेशन ऑफ मोलिकुल्स ऑफ वाटर फॉलोइंग द ग्लाइकोसिडिक OH ग्रुप। और जो इसके अंदर बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं, ठीक है। वो लिंकेज के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले के वीडियोज़ में, इसलिए मैं अभी नहीं बात करूँगा उसके बारे में, ठीक। जस्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको इसमें जो लिंकेज है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो, जैसा कि माल्टोज में होता है, लाइक दैट इन माल्टोज। अगर इंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग एमाइलोज का विथ इंजाइम कॉल्ड एमाइलेज, ठीक है, हेंस फोर्थ इल्ड मैनोज यूनिट्स मेनली। तो जो आप अगर एमाइलोज को अगर आप हाइड्रोलिसिस करो विथ हेल्प ऑफ द इंजाइम एमाइलेज, तो क्या मिलेगा आपको, माल्टोज यूनिट्स मिलेंगे। मीन्स जो मैंने शुरू में बताया था ना कि पॉलीसैकेराइड्स को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है कि ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स जो होगा इसमें वो कौन सा होगा, माल्टोज होगा। सो एमाइलोज में भी कंसिस्ट ऑफ एन एनहाइड्रेट्स ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, ये जो बेसिकली प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये आप देख सकते हो कि एमाइलोज का स्ट्रक्चर्स दिया गया है जिसमें कि अल्फा 1,4 लिंकेज दिखाया गया है, ठीक है। सो लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन भी उतना इंपॉर्टेंट है लाइक दी एमाइलोज। सो बेसिकली एमाइलोपेक्टिन क्या है, और बीटा एमाइलोज भी बोलते हैं इसको, और आइसो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन हैज हाई मोलिकुलर वेट रेंजेस फ्रॉम दी 50,000 to 1 lakh, thus indicating the presence of 300 to 5,500 ग्लूकोज यूनिट्स पर मॉलिक्यूल। आप देख सकते हो कितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे जो लिंकेज होता है वो क्या है, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। सर्व्स एज द ब्रांचिंग पॉइंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। एवरेज चेन लेंथ इज अबाउट 24 ग्लूकोज यूनिट्स। एमाइलोपेक्टिन अपॉन इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस यील्ड द डाइसैकेराइड आइसोमाल्टोज। जैसे उसमें माल्टोज हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, अपॉन इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस होगा और वहाँ पे डाइसैकेराइड आइसोमाल्टोज बनेंगे। जैसे अगर हमने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर्स आप अगर समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या था कि उसमें क्या क्या बोलते हैं, एमाइलोज में हमने बताया कि ये अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि दो तरीके के लिंकेज है क्योंकि ये ब्रांच्ड है और जो एमाइलोज था वो अनब्रांच्ड है,
ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है आपको कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में, एमाइलोज में सिर्फ अल्फा 1,4 और एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो स्टार्च है बेसिकली इट इज़ अ वाइट सॉफ्ट एमॉर्फस पाउडर एंड लैक स्वीटनेस, इसमें स्वीटनेस इन नेचर नहीं होता है। बेसिकली जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, सैकराइड्स है, मीन शुगर्स, इट इज स्वीटनेस इन नेचर, बट ये हमेशा नहीं होता है स्टार्च के केस में, लैक स्वीटनेस। ओके, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है अल्फा D20 प्लस 196 डिग्री पे, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो है वो क्या है, ग्रेनुल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो है अपॉन हाइड्रोलिसिस, ओके, बाय बॉइलिंग विथ वाटर अंडर प्रेशर एट अबाउट 20 to 50 डिग्री, ओके, ब्रेक्स डाउन इनटू लार्ज फ्रेगमेंट कॉल्ड द डेक्स्ट्रिन। अगर हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, विथ वाटर और प्रेशर्स के ऊपर, तो क्या होगा कि ये जो है वो डेक्स्ट्रिन्स प्रोड्यूस करता है, फ्रेगमेंट में डिवाइड होकर के, ब्रेक डाउन इनटू लार्ज फ्रेगमेंट कॉल्ड डेक्स्ट्रिन्स। So resulting dextrins then confirm stiffness to cloth that we have been starched and the ironed। इसीलिए जो डेक्स्ट्रिन है ना, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं ना कि जब अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका, ठीक है, तो क्या डेक्स्ट्रिन प्रोड्यूस करता है, ये जो डेक्स्ट्रिन है यही स्टिफनेस प्रोवाइड करता है कपड़ों में, जो सूती कपड़े में यूज करते हैं वहाँ पे ये डेक्स्ट्रिन की वजह से जो कड़कड़ा होता है या फिर प्रेस करते हैं उसको टाइट टाइट होता है, वो बिकॉज ऑफ दिस dextrin। So with the result starch when extracted from granules with hot water form the turbid colloidal solutions। next glycogen, ये सारे मैंने बताया कि स्टार्च जो है, ग्लाइकोजन एंड इनुलिन, ये क्या है, डाइजेस्टेबल है जैसे मैंने बताया ना, और न्यूट्रिएंट पॉलीसैकेराइड्स। सो जो ग्लाइकोजन है बेसिकली इट इज ए मेजर रिजर्व फूड इन द एनिमल एंड इज ऑफन कॉल्ड एज द एनिमल स्टार्च, ठीक है, वो प्लांट में प्रेजेंट होता है और ये ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। सो ग्लाइकोजन बेसिकली स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स ऑफ द एनिमल। सो इट अकर्स इन द एनिमल सेल एज अ पार्टिकल्स मच स्मॉलर देन द स्टार्च ग्रेन, जैसे वो ग्रेनुल्स के प्रेजेंट में प्रेजेंट था और उससे काफी छोटे छोटे फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द लीवर एंड मसल ऑफ द एनिमल्स। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच चेन पॉलीसैकेराइड्स एंड रिजेंबल्स एमाइलोपेक्टिन वेरी मच इन स्ट्रक्चर्स। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एमाइलो ग्लाइकोजन जो है वो वेरी मच सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन ऑफ द स्टार्च, ठीक है, rather than the amylose। amylose की तरह नहीं होता बल्कि amylopectin के होते हैं, and for which there is no animal equivalents, so but has somewhat more glucose residues per molecules and about 1.5 times as many branching points। और उससे ज़्यादा branching points भी होती है स्टार्च के कंपैरिजन में amylose, और उससे ज़्यादा ग्लूकोज रेसिड्यूज भी होते हैं। सो अगर हम लोग चेन करें तो आर दिस शॉर्टर्स एंड हेंस मॉलिक्यूल इज इवन मोर टाइटली ब्रांच एंड मोर कॉम्पैक्ट, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 1 to 10 power 7। सो काफ़ी टाइट और काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स ग्लाइकोजन का होता है। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या है, इट इज अ वाइट पाउडर एंड इज मोर सोल्युबल इन वाटर देन द एमाइलोपेक्टिन्स। सो हेंस इट इज रेडिली फॉर्म द सस्पेंशन इवन इन द कोल्ड वाटर्स, ठीक है। ग्लाइकोजन जो है वो प्रिसिपिटेट कर देगा बाय द एडिशंस ऑफ द इथाइल अल्कोहल एंड फेयरली स्टेबल इन हॉट अल्कलाई। बेसिकली ये जो है ग्लाइकोजन एक्ट्स एज द नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स एंड गिव रेड कलर विद द आयोडीन। जो रेड कलर होता है हाउएवर डिसअपियर्स ऑन बॉइलिंग एंड रीअपियर्स ऑन कूलिंग। जो रेड कलर है ना वो कब आपको दिखाई देगा, जब अगर आप करते हो डिसअपियर हो जाता है बॉइल के साथ, और जैसे कूलिंग होगा फिर से वो रीअपियर्स हो जाता है। और कंप्लीट in complete hydrolysis alpha 1,4 glucamaltohydrolase glucose yields maltose, however acid complete hydrolyze into the glucose। और इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस जो है वो ग्लाइकोजन को माल्टोज प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इनटू द ग्लूकोज। सो ये खासियत थी ग्लाइकोजन का। अगर हम लोग इनुलिन की बात करें, ठीक है, तो ये भी क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है इन द मेंबर ऑफ द फैमिली कंपोजिटी, ठीक है, सच एज जैसे डहलिया, आर्टिकोक्स, हेलियांथस जिसको बोलते हैं, एंड डैंडेलियन, ठीक है। बेसिकली इनुलिन जो है वो क्या होता है, स्टोर होता है इन द ट्यूबर्स ऑफ डहलिया एंड आर्टिकोच एंड इन द रूट्स ऑफ द डैंडेलियन, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, स्टोरेज फॉर्म ऑफ द
कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली अगर आप देखें तो ओनियन और गार्लिक में भी काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है इनुलिन। ठीक है, यहाँ पे अगर फिगर में देखा जैसे कि वीट में, सैलड्स एंड रेड ऑनियन में, जेरूसलेम आर्टिकोट में, ठीक है, इस तरीके से राई में, लीक्स में, बल्ब में, ऑल दीज आर हैविंग मोर कंटेंट ऑफ इनुलिन। इट्स काइंड ऑफ इट्स अ पॉलीसैकेराइड्स इनुलिन। ठीक है, अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, ये भी काफ़ी मोलिकुलर वेट का होता है। ठीक है, ऑफ द 55,000 एंड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 30 to 35 फ्रुक्टोज यूनिट्स पर मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इनुलिन इज देयरफॉर 2,1 बीटा पोली फ्रुक्टोज। सो अगर हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज बिसाइड द फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। So now that two glucose units in the inulin molecules, one somewhere in the centers and other at the reducing end of the chain. So दो जो ग्लूकोज यूनिट है इसके अंदर, ठीक है, वो इनुलिन मॉलिक्यूल्स में, उसमें एक जो होता है समवेयर तो सेंटर में होगा और दूसरा जो है वो एट द रिड्यूसिंग एंड ऑफ द चेन। अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर्स है। और जो प्रॉपर्टीज है ये क्या है, टेस्टलेस पाउडर है एंड इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। In warm water, it easily dissolve forming colloidal solution, which does not form a gel on cooling. ठीक है, इनुलिन सॉल्यूशन जो है does not give any color with iodine. ठीक है, और ये एक्ट करता है एज ए नॉन रेड्यूसिंग सुगर्स। और जब अगर हाइड्रोलिसिस करोगे इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बाय द डाइल्यूट एसिड यील्ड डी फ्रुक्टोज एंड हेंस इट इज ए फ्रुक्टोसांस और लिवॉन। ठीक है, अगर हम लोग इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं विद एसिड्स तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, डी फ्रुक्टोज एंड हेंस इट इज ए फ्रुक्टोसांस और लिवॉन। नेक्स्ट आता है सेलुलोज। ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स है ना, नाम से आप काफी पहले से भी जान रहे होगे सेलुलोज के बारे में। तो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज नॉट ओनली द मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रासेलुलर स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स ऑफ द प्लांट वर्ल्ड बट आल्सो एंड आउटरली द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल्स इन द बायोस्फीयर। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, पॉलीसैकेराइड्स नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल्स इन द बायोस्फीयर है सेलुलोज। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें इट इज प्रेजेंट इन ऑल लैंड प्लांट, ओके, बट कंप्लीटली लैकिंग इन मीट। सिर्फ लैंड प्लांट्स में होते हैं ना, कि ये मीट, एग, फिश एंड मिल्क इन सारी चीजों में नहीं प्रेजेंट होता है। इट इज हाउ वी आर नॉट मेटाबोलाइज बाय द ह्यूमन सिस्टम्स, और ये मेटाबोलाइज भी नहीं होता ह्यूमन सिस्टम से। सो अराउंड अगर हम लोग बात करें लगभग तो इट इज 1015 kg of cellulose is synthesized and degraded on earth each year. So it shares much 50% of all carbons in vegetation. सबसे ज़्यादा प्रेजेंट मतलब डिग्रेड होने वाला चीज़ है। So it is mostly widely distributed carbohydrates of the plant, although certain tunicates also possess it. सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में, जो कि प्रेजेंट ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है वो कहाँ पे होता है, बेसिकली जैसा कि हमने बताया कि ये स्ट्रक्चरल है, तो ये सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स पर इट कंट्रीब्यूट्स अ मेजर वे टू स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और इसका काम क्या है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। सो आल्सो एसोसिएटेड विथ लिग्निन सेल वॉल में। सो नियरली जो आप अगर सेलुलोज को देखें तो इट अकर्स इन नियरली प्योर फॉर्म इन कॉटन। 94% जो कॉटन में है वो सेलुलोज है, और जो फ्लैक्स में 90% कार्बोहाइड्रेट दैट इज सेलुलोज, और जो वुड में बहुत सारे जो प्लांट्स के वुड है उनमें जो है अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द कंटेंट इज सेलुलोज। अगर केमिस्ट्री की बात करते हो आप, ठीक है, सो जो इसका अगर हम देखें तो ये काफी रेंजेस बिटवीन दी 2 लाख एंड 20,000 करीब 2 लाख। सो इट इज ए ग्लूकोज रेसिड्यूज पर मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग देखें इसका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है सेलुलोज में, देयरफॉर रिगार्डेड एज द एनहाइड्रेट्स ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। इसीलिए जो है वो क्या है, बीटा 1,4 को लेके एनहाइड्रेट्स बोलते हैं। अगर स्ट्रक्चर से हम लोग देखें तो इस तरीके से सेलुलोज का स्ट्रक्चर से, क्योंकि जो फिगर में जो दिखाया हो कि ये क्या है कि सेल वॉल है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो सेलुलोज जो है माइक्रोफिब्रिल्स इन द प्लांट सेल वॉल। माइक्रोफिब्रिल अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से अगर डिग्रेड अपॉन डाइजेशन ये इस तरीके से सेलुलोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से जो है वो सेलुलोज प्रेजेंट होता है प्लांट सेल वॉल में। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है तो वो हमेशा फाइब्रस होगा, टफ भी होगा, वाइट सॉलिड, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन एमिनो निकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस। ठीक है,
सो कोई कलर नहीं देता विथ आयोडीन एंड लैक स्वीटनेस although insoluble in water but absorb waters and adds to the bulk of the fecal matters and facilitates removal. Even though it is not soluble in water but it absorbs waters. ओके अगर हम लोग इनर्ट मटेरियल्स के साथ करते हैं सेलुलोज इज कम्प्लीटली रेडियोली इनर्ट मटेरियल एंड इज कम्प्लीटली डिग्रेडेड ओनली under the most drastic conditions. For example, it may be hydrolyzed to glucose when treated with concentrated H2SO4 or HCl or with concentrated NOH. अगर इसको आप ट्रीट करते हो ठीक है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ या HCl के साथ या फिर कॉन्सेंट्रेटेड NOH देन कंप्लीट हाइड्रोलाइज टू ग्लूकोज और ये हाइड्रोलिसिस होगा और ये कंप्लीट ग्लूकोज यूनिट्स बनेंगे। अब हम लोग पेक्टिन की बात करते हैं ठीक है काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स से। पेक्टिन बेसिकली जो है ठीक है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है इट इज द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस इन द टिश्यू ऑफ द यंग प्लांट्स ओके स्पेशली इन राइप फ्रूट्स सच एज गुआवा एप्पल एंड पीयर्स राइपन फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होता है पेक्टिन। सो दे आर द कंपोनेंट ऑफ द मिडिल लेमेला फाउंड बिटवीन द सेल वॉल एंड एडजेसेंट सेल। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये जो कंपोनेंट है ना पेक्टिन ये किसका है जो मिडिल लेमेला होता है बिटवीन द सेल वॉल ओके उसका ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। सो अगर हम लोग पेक्टिन की बात करें तो पेक्टिन जो है वो क्या है इट इज ए पॉलीसैकेराइड्स ऑफ अल्फा डी galacturonic acids where some of the free carboxyl groups are either partial or completely esterified with methyl alcohol and either combined with calcium or magnesium ions. So chemically अगर हम लोग बात करें तो they are the polygalacturonides and have high molecular weights. पेक्टिन जो है वो क्या है बेसिकली दे आर दी पोलीगैलेक्टोरोनाइड्स है और बहुत ज़्यादा इसके मोलिकुलर वेट होते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर फिगर में दिखा रखा कि आजकल ये मार्केट में भी अवेलेबल है पेक्टिन के नाम से ठीक है। तो ये क्या होता है पेक्टिन जो है वो जेलीज बनाने वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इसका रोल है। अगर हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ पेक्टिन रेस्ट not so much on their quantitative role but rather on the functional part they play in plant stability and solidity। और ये जो प्लांट का ना स्टेबिलिटी और सोलिडिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पेक्टिन इज द एबिलिटी टू देयर सॉल्यूशन टू जेलेट दैट इज द फॉर्म जेलीज। और जो पेक्टिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्रीज में तो वो क्यों बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज टू जेलेट किसी भी चीज़ को जैसे जेली बनाना है तो पेक्टिनाइज का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे पेक्टिन का क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज है किसी भी सॉल्यूशन को टू जेलेट्स। पेक्टिन अलोंग विद शुगर फर्निश द जेलिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेलीज एंड प्रिजर्व मेड फ्रॉम द फ्रूट्स। जो इसका पेक्टिन है ना वो शुगर के साथ क्या करता है ये जेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसका हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द जेलीज। अगर हम लोग देखें तो पेक्टिन ये गैलेक्टोरोनान है स्ट्रक्चर्स ऑफ द पॉलीगैलेक्ट्रोनिक एसिड्स है ठीक है। अगर हम लोग काइटिन की बात करें ठीक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स है। तो काइटिन जैसा कि आपको पता होगा कि प्रोबेबली द मोस्ट एबंडेंट पॉलीसैकेराइड्स आफ्टर द सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मतलब सेलुलोज के बाद अगर कोई है तो वो काइटिन है क्योंकि इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट बायोपॉलीमर ऑफ द अर्थ क्योंकि ये भी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोपॉलीमर है जो कि प्रेजेंट है। बेसिकली इट इज़ फाउंड इन द फंजाई बट प्रिंसिपली अमंग द आर्थ्रोपोड्स दैट इज क्रैब एंड इंसेक्ट। ऐसे तो ये पाया जाता है फंजाई में लेकिन ये प्रिंसिपली जो प्रेजेंट होता है वो आर्थ्रोपोड्स एंड में प्रेजेंट होता है जैसे क्रैब्स में इंसेक्ट्स में। सो जो आप देखते हो कि जो आर्मर ऑफ द क्रैब्स एंड एक्सोस्केलेटन्स ऑफ द इंसेक्ट जो है वो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मोस्टली काइटिन एंड सम प्रोटीन ठीक है। जो एक्सोस्केलेटन्स ऑफ द इंसेक्ट वगैरह जो है वो बेसिकली मेड अप ऑफ काइटिन। सो द एक्सेलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसेक्ट स्केलेटन्स आर ड्यू टू द काइटिन। और काइटिन जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल किस में है जो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं इंसेक्ट का उसके एक्सोस्केलेटन्स का वो बिकॉज ऑफ द काइटिन। सो काइटिन फ्रेमवर्क ऑफ द लॉबस्टर एंड क्रैब सेल इज इम्प्रिजनेटेड एंड हार्डन विद द कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हार्डन हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर में ये सारे जो है वो काइटिन प्रेजेंट होता है इनके बीच प्रॉन में क्रैब में सोलिटायर फ्लाई एंड लार्वा में मशरूम में एस्परजिलस निगर में स्क्विड पेन में तो ये सारे जो है वो क्या है काइटिन प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से हम लोग केमिस्ट्री की बात करें बेसिक क्लोज रिलेटेड टू दी सेलुलोज ये काफ़ी सेलुलोज से मिलता जुलता है। हियर दी
alcoholic OH group on the carbon 2 atom of the beta D-glucogenate is replaced by N-acetyl amino group। और यहाँ पे क्या होता है कि जो 2 बीटा डी ग्लूकोज है ना वो यूनिट कार्बन नंबर 2 पे वो रिप्लेस हो जाता है N-acetyl amino ग्रुप से। इट इज thus a linear of the polymer of N-acetyl D-glucosamine units। इसीलिए और ज्वाइन होता है ये बाई बीटा 1,4 ग्लाइकोग्लूकोसिडिक लिंकेज। अगर हम लोग बात करें कि जो स्टेबिलिटी होती है इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ N-acetyl साइड चेन्स लिंक्ड सेलुलोज। काइटिन इज इनडाइजेस्टेबल बाय द वर्टिब्रेट एनिमल, ये डाइजेस्टेबल नहीं होता है। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें अपॉन हाइड्रोलिसिस विथ मिनरल एसिड्स, काइटिन यील्ड टू फाइनल इन प्रोडक्ट्स नेमली ग्लूकोसामिन एंड एसिटिक एसिड्स। अगर काइटिन को ठीक है अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये दो चीज़ें बनाएगा, एक तो ग्लूकोसामिन एंड दूसरा एसिटिक एसिड्स। सो ग्लूकोसामिन जो है वो क्या है, इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस सम ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, वो ग्लाइकोप्रोटीन में बताऊंगा कि ग्लाइकोसामिन का क्या रोल है। ठीक है, सच एज म्यूसिन ऑफ द सलाइवा। और जो काइटिनेज है फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्नेल्स और बैक्टीरिया हाउएवर डिकम्पोज काइटिन टू N-acetyl ग्लूकोसामिन। जो काइटिनेज एंजाइम है ना वो काइटिन को डिकम्पोज करता है इनटू N-acetyl ग्लूकोसामिन में। अगर हम लोग देखें तो ये स्ट्रक्चर है सेलुलोज का, अगर आप ऊपर में देखो, और एसिटामाइड काइटिन का, तो काफ़ी वेरी मच दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स। सो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि पॉलीसैकेराइड्स के क्या क्या रोल है। ओके, आपने देखा कि पॉलीसैकेराइड्स होता क्या है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स कितने तरीके के होते हैं, मैंने दो बताया, होमोपॉलीसैकेराइड्स एज वेल एज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे बात करें। अगर हम लोग इसके फंक्शनल के बेसिस पे बात करें तो न्यूट्रिएंट पॉलीसैकेराइड्स और स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स, जिसको कि डाइजेस्टेबल और इनडाइजेस्टेबल पॉलीसैकेराइड्स। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ये इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, तो आप इसको देखें और समझने की कोशिश करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी जो है वो और अच्छा से अच्छा मैं बनाने की कोशिश करूँ वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।